टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपको और भी प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर हमें कैसे देना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिंथेसिस, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर होता है वो सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रुचि सेड टू हिमांशु आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years ago, ठीक है। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो क्या कहा जा रहा है कि रुचि ने हिमांशु से कहा कि मैंने 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यात्रा की, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, तो रुचि आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग रूल्स पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ रूल्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन नहीं पढ़े तो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो देखिए, रुचि सैड टू के स्थान पर यहाँ पर टोल्ड लगेगा, ठीक है, टोल्ड, रुचि टोल्ड। अब सैड टू के स्थान पर हमने टोल्ड लगाया, तो टू को लगाने की अब जरूरत नहीं है, तो रुचि टोल्ड हिमांशु, ठीक है, हिमांशु। अब देखिए, आपको लगाना है यहाँ पर दैट, दैट। अब देखिए, यहाँ पर आई है, तो किसने कहा है, रुचि ने। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, ठीक है। SON आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का नहीं बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, तो ये बदलेगा रुचि से। तो रुचि क्या है, ये स्त्री है या लड़की है, ठीक है। तो इनके लिए हम ही का नहीं बल्कि सी का यूज करेंगे, तो दैट सी, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका विजिटेड है, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड लगाना होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। विजिटेड थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकेंड फॉर्म भी, ठीक है। अब द, बाकी वैसे लिखिए, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, 2 years। अब देखिए, एगो लगा है, एगो जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, अगर डायरेक्ट में एगो है तो वो B4 में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका B4 हो जाएगा। तो देखिए, आपको बदलना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस में बदलता है। तो देखिए, रुचि सैड टू के स्थान पर टोल्ड हिमांशु, दैट लगता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, ठीक है। सी, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रुचि से बदलेगा, तो सी हैड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया है, जो कि रूल है, हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years बिफोर, ठीक है। अब सेकंड देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक ये नॉइज। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका है ये है इंपरेटिव सेंटेंस, डू नॉट मेक ए नॉइज, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम सैड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल था तो हमने कर दिया था। तो द टीचर, जब इंपरेटिव हो तो जो सेंटेंस के भाव के अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ दे रहे हैं सलाह, तो देखिए यहाँ पर आपको यूज करना है द टीचर आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड द स्टूडेंट। किसके स्थान पर हमने आस्क्ड का यूज किया है, सैड टू के स्थान पर, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से हमें करना, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। यहाँ पर दैट का भी यूज नहीं होता है, इंपरेटिव में आपको सेंटेंस को जोड़ना है तो टू का यूज करें, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू, क्योंकि निगेटिव है तो पहले नॉट लिखेंगे, ठीक है, टू मेक ये नॉइज, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो आगे टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर डू नॉट है तो पहले नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज। दूसरा हमारा टॉपिक आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस देखिए, दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो सिंथेसिस में होता क्या है, तो देखिए, सिंथेसिस में हमें 2 सेंटेंसेज को जोड़ना होता है, बट उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, सुभाष आंसर्ड माय क्वेश्चन, हिज आंसर वाज करेक्ट, यानी कि सुभाष ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया या प्रश्न का उत्तर दिया, उसका उत्तर सही था,
ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, दो सेंटेंसेस है, देखिए फुल स्टॉप लगा, एक सेंटेंस इधर का एक सेंटेंस इधर का, तो इसे हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहां पर आपको लिखना है सुभाष एंसवर्ड माई क्वेश्चन, ठीक है। अब करेक्ट था क्वेश्चन तो आपको लिख देना है करेक्टली, ठीक है, करेक्टली। समझ में आया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सुभाष ने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही दिया, ठीक है। तो देखिए सेम वही चीज है, बस दो सेंटेंस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सेकंड देखिए अभी समझ में आ जाएगा। सेकंड है हमारा गुड बॉयज वर्क बैड बॉयज मेक मिसचीफ, यानी कि अच्छे लड़के कार्य करते हैं और बुरे लड़के शरारत करते हैं। इसमें गलती क्या है, देखिए इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है दोनों को, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से जोड़ना है, जैसे देखिए ये अर्थ ना बदले, तो गुड बॉयज वर्क, ठीक है। अब आपको यूज कर देना व्हिल का, व्हाइल का मतलब होता है जबकि बैड बॉयज मेक मिसचीफ, ठीक है। यानी कि अच्छे लड़के कार्य करते हैं और बुरे लड़के शरारत करते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, अच्छे लड़के कार्य करते हैं जबकि, व्हील का मतलब होता है जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं। देखिए दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। दो सेंटेंसेस को जोड़ना, एक या एक से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है। तो देखिए अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे देखिए द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, इसमें आपको रिमूव टू यानी कि इस टू को हटाना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हटाना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को रिमूव टू करके ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे देखिए द प्रिंसिपल, ठीक है, इज, अब जब आप टू हटाएंगे तो यहां पर सो का यूज किया जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो बिजी ऐसे रहने देंगे, बिजी। अब टू के स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे, और ही क्योंकि प्रिंसिपल है तो ही लिखेंगे। कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो जब आपको टू को हटाना हो तो उसके स्थान पर सो का यूज करेंगे, और दैट ही कैन नॉट जोड़कर हम आगे का सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है। कोई जो नहीं ही लिखे, जिस प्रकार का भाव होगा वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे सेकंड देखिए यहाँ पर दिया गया है वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसे हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से हमें कंपैरेटिव डिग्री में इसे ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें करना है मुंबई, क्योंकि मुंबई के बारे में बात की जाए, यानी कि बहुत कम, वेरी फ्यू, कुछ शहर इंडिया में ऐसे मुंबई की तरह यानी कि अमीर है, ठीक है। तो आपको लिखना है मुंबई इज रिचर, ठीक है। जब आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो रिचर हो जाएगा देन मोस्ट अदर, ठीक है, सिटीज, यानी कि मुंबई इज रिचर देन, यहां पर देन का यूज होगा, दैट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देन मोस्ट अदर सिटीज, ठीक है, यानी कि मुंबई अन्य शहरों से ज्यादा धनी है, ठीक है। वही चीज कहा जा रहा है, बट हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया है। अब हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है आपको पता होगा कि इसमें सेंटेंस जो दिया रहता है उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उन्हीं मिस्टेक्स को हमें करेक्ट करना होता है, इसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। जैसे देखिए नो सूनर द टीचर इंटर द क्लास द बॉयज स्टूड अप, यानी कि जैसे ही अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। इसमें गलती क्या है, तो देखिए इसमें गलती बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है नो सूनर। अब यहां पर द टीचर डायरेक्ट नहीं रहेगा, यहां पर आपको यूज करना है डिड द टीचर एंटर, ठीक है, द क्लास,
अब आपको यूज करना है देन का, देन द बॉयज स्टूड अप, ठीक है। यानी कि जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। तो नो सूनर डिड, यहाँ पर क्या कहा जाता, द टीचर एंटर्ड, पास्ट इंडेफिनिट था। हमने किया क्या, पास्ट इंडेफिनिट का जो ये होता है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसको हमने आगे कर दिया। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप, ठीक है। यही आपको करना है। दूसरा देखिए अभी समझ में आ जाएगा, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, ठीक है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आई आपको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, विल ऐसे ही रहने देना है, नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब इसका मतलब अनलेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो यू डू नॉट वर्क हार्ड, सॉरी, जो अनलेस का मतलब होता है ये होता है जब तक तब तक, ठीक है। इसका मतलब होगा मैं तुम्हारी सहायता जब तक नहीं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ठीक है। तो अनलेस का मतलब होगा जब तक तब तक नहीं, ठीक है। यानी कि ये एक निगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू, अब डू नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद निगेटिव है, ठीक है। तो आपको लिख देना है यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो मैं तुम्हारी सहायता जब तक नहीं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो अनलेस का मतलब होता है जब तक तब तक जब तक नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो अनलेस के बाद आपको निगेटिव नहीं रखना है। देखिए ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये आपको समझना है, अनलेस के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है क्योंकि अनलेस खुद में निगेटिव टेंस है। अब देखिए हमारा 5वां टॉपिक आता है आइडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, एक क्यूस्टिक, ठीक है, क्यूसॉक्टिक प्रोजेक्ट, यानी कि इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण योजना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका अर्थ लिख देना है इंग्लिश में, ठीक है। ये फूलिश प्लान, यानी कि एक मूर्खतापूर्ण योजना। ये क्यूसॉक्टिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक मूर्खतापूर्ण योजना, ये फूलिश प्लान इसका अर्थ होगा। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग कर देना जैसे हिंदी में आप मुहावरे और लोकोक्तियों का करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं द क्यूसॉक्टिक प्रोजेक्ट फ्लॉप्ड, ठीक है, फ्लॉप्ड, यानी कि जो एक मूर्खतापूर्ण योजना थी वो फ्लॉप हो गई, ठीक है, मूर्खतापूर्ण योजना फ्लॉप हो गई। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए, यानी कि वो सेंटेंस में होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे दूसरा देखिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। अब बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से। इसका अर्थ अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा इरेगुलरी, ठीक है, इरेगुलरी को मतलब होता है अनियमित रूप से, ठीक है। अब इसका हम वाक्य प्रयोग कर देते हैं, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो अनियमित रूप से विद्यार्थियों को अनियमित रूप से स्टडी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट सेंटेंस में आ गया है, तो इसी का आपको इसी प्रकार से वाक्य प्रयोग करना होता है। ये 21 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। तो देखिए सबसे पहले इधर हम लिखेंगे वर्ड, इधर एंटोनिम्स। इसका हिंदी भी हम समझते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट देखिए, जैसे फर्स्ट है एफ्लुएंस, ठीक है। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, तो एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है, समृद्धि। तो देखिए समृद्धि का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा पावर्टी,
पावर्टी, और पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो देखिए एक दूसरे के विलोम विपरीत शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटोनियम्स, यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। देखिए एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। समृद्धि का मतलब जिसके पास सब कुछ हो, पावर्टी गरीबी जिसके पास कुछ ना हो, बहुत कम हो, ठीक है। जैसे काला का होगा सफ़ेद, ठीक है। वैसे एक दूसरे के एंटोनिम्स हो उसी को हम लोग कहेंगे एंटोनिम। जैसे रिच का क्या होगा एंटोनिम, पुअर, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। तो चौड़ा, चौड़ा का बताइए एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा नैरो। नैरो या आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। इन दोनों का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। तो देखिए ब्रॉड का मतलब चौड़ा, नैरो और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ा हुआ। दोनों में से किसी एक को आप लिखिएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के ये विपरीत है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। तो लाभदायक का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि विपरीत शब्द हानिकारक, ठीक है। तो इसका होगा हार्मफुल। हार्मफुल, तो बेनिफिशियल का हार्मफुल, तो लाभदायक का क्या होगा हानिकारक, ठीक है। समझ में आ रहा है। चौथा देखिए, चौथा हमारा है क्रूल। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। तो निर्दयी का बताइए क्या होगा, काइंड। काइंड का मतलब दयालु, ठीक है। तो क्रूल का मतलब निर्दयी और काइंड का मतलब दयालु। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। या तो आप एक और लिख सकते हैं, वो है बेनिवोलेंट, ठीक है। इसका मतलब भी होता है दयालु। पांचवा देखिए, पांचवा हमारा है काशियस। काशियस का मतलब होता है सावधान, ठीक है। तो सावधान का जो होगा वो हो जाएगा नेग्लिजेंट, ठीक है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान। देखिए सावधान का विलोम क्या होगा, असावधान, ठीक है। सेम है। छठवा देखिए, 6 नंबर हमारा है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना। तो पालन करना का एंटोनिम क्या होगा, अस्वीकार करना। तो इसका हो जाएगा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकार करना या पालन ना करना, ठीक है। तो कॉम्प्लियंस का मतलब पालन करना, रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकार करना। आठवां देखिए, आठवां है हमारा करसैल। करसैल का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा इन लार्ज। इन लार्ज, इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। तो देखिए करसैल का मतलब छोटा करना, इन लार्ज का मतलब बड़ा करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनियम्स होंगे। अगला है हमारा आठवां है, आठवां है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है, ठीक है। आठवां है डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो देखिए कमी का क्या होगा, कमी का आप लिख सकते हैं एम्पल, एम्पल, या आप लिख सकते हैं प्लेंटी। प्लेंटी, इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है, ज़्यादा। तो देखिए डेफिसिट का मतलब कमी, एम्पल या प्लेंटी का मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो एक दूसरे के ये एंटोनिम होंगे। नौवां देखिए, नौवां हमारा है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है नाटा या ठिगना, ठीक है, छोटा जो होता है। तो इसका मतलब होगा टैल या जेंट। इसका मतलब होता है विशाल या बड़ा, ठीक है। तो ड्वार्फ का मतलब नाटा या छोटा, टैल का मतलब लंबा या बड़ा, ठीक है। 10वां देखिए हमारा है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग। आपको पता होगा डिजीज का मतलब क्या होता है, रोग। तो इसका हो जाएगा हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, ठीक है, या फिटनेस। तो देखिए डिजीज का मतलब रोग, हेल्थ या फिटनेस का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। 11 नंबर पर हमारा है फेलर। फेलर का मतलब होता है पराजय, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में विजय ना पाना, पराजय। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो जाएगा सक्सेस। सक्सेस या ट्रिम्फ। ट्रिम्फ, इन दोनों का मतलब होता है जीत, ठीक है। तो फेलर का मतलब होता है पराजय, सक्सेस या ट्रिम्फ का मतलब जीत। तो एक दूसरे के एंटोनिम है। अगला हमारा आता है 12 नंबर हमारा है होप। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। तो आशा का क्या होगा एंटोनिम, हो जाएगा डिस्पेयर। डिस्पेयर या ग्लूम, इन दोनों का मतलब होता है निराशा। तो देखिए होप का मतलब आशा, डिस्पेयर एंड ग्लूम का मतलब निराशा, ठीक है। तो दो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए इसके बाद हमारा 13 नंबर पे आता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है, ठीक है, एक्सक्लूड का आपका मतलब होगा
छोड़ देना, छोड़ देना, यानी कि आप लिख सकते हैं एक और ओमिट, एक्सक्लूड या ओमिट लिख सकते हैं। तो देखिए इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड या ओमिट का मतलब छोड़ देना, ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टा है। 14वां देखिए हमारा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, तो सामान्य का क्या हो सकता है, जैसे कोई चीज़ सामान्य हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं उसका उल्टा स्पेशल, ठीक है, स्पेशल का मतलब होता है खास। तो देखिए ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, स्पेशल का मतलब खास। आप स्पेशल अगर पूछा जाता तो आप ऑर्डिनरी उसका एंटोनियम लिख सकते हैं। 15 नंबर पे हमारा है मेजर। मेजर का मतलब होता है बड़ा या बालिग, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनर। माइनर का मतलब होगा छोटा या नाबालिग, ठीक है, तो मेजर का मतलब बड़ा या बालिग और माइनर का मतलब छोटा या नाबालिग। 16 नंबर पर हमारा है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिलाइफ, रिलाइफ या आप लिख सकते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, इन दोनों का मतलब होता है राहत। तो देखिए पेन का मतलब दर्द या पीड़ा, रिलाइफ या रिलैक्सेशन का मतलब राहत, ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टा। 17 पर आता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, तो इसका क्या होगा उल्टा, तो इसका हो जाएगा नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोर युक्त, यानी कि जहाँ शोर हो, ठीक है, तो क्वाइट का मतलब शांत, नॉइजी का मतलब शोर युक्त, ठीक है। 18वां हमारा रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होगा चिकना, ठीक है, तो रफ का मतलब खुरदरा और इसका उल्टा जो होगा वो हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब हो जाएगा चिकना, ठीक है। अब आता है हमारा 19 नंबर जो कि है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होगा अनिश्चित, ठीक है, तो 19 जो हमारा डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। 20 नंबर आता है फैथफुल। फैथफुल का मतलब होता है वफादार, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनफैथफुल। अनफैथफुल का मतलब होता है बेवफा, ठीक है, तो देखिए यह धोखेबाज, तो फैथफुल का मतलब वफादार, अनफैथफुल का मतलब बेवफा या धोखेबाज, ठीक है। 21 और लास्ट हमारा आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं एंटोनियम, इसका आप आगे आई एम लगा दीजिए, आई एम यानी कि इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होगा अनुचित, ठीक है, अनुचित। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को समझाया हिंदी मीनिंग के साथ। जैसे देखिए इसमें होता क्या है, फर्स्ट जैसे है मैंने इधर लिखा वर्ड जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे, और इधर हमने लिखा है सिनोनिम्स, ठीक है, यानी कि जो हमें लिखना होता है, तो मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए फर्स्ट है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, तो इसका अगर हम सिनोनिम्स लिखें तो हम लिख सकते हैं डाइजेस्टर, डाइजेस्टर, और लिख सकते हैं एक कैटास्ट्रॉफी, ट्रॉफी, ठीक है, तो मैं दो क्यों बताया मैंने, दो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दो में से एक आपको याद हो जाए और आप जाकर लिख सकें। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से किसी एक को आप लिखेंगे वहाँ पर, लेकिन मैंने दो बताया ताकि आप लोग किसी एक को आपके माइंड में फिट हो जाए और आप वहाँ से जाकर आसानी से लिख सकें। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होता है डाइजेस्टर और कैटास्ट्रॉफी, इन दोनों का मतलब भी कठिनाई ही होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, तो देखिए दोनों के अर्थ समान हैं, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिनोनिम। जैसे सेकंड देखिए है आपका बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध का हम लिख सकते हैं वार। वार का मतलब भी युद्ध होता है और फाइट का मतलब भी युद्ध होता है, ठीक है, तो किसी एक को आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे तीसरा देखिए जैसे हमारा है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाना, तो इसका हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट, इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले आप इसे लास्ट तक देखते ना ताकि आप लोग यहीं पर समझ जाएं, ठीक है। और दूसरा होता है मेक, तो बिल्ड का मतलब भी बनाना होता है और कंस्ट्रक्ट और मेक का मतलब भी बनाना होता है, ठीक है, तो ये जो है समान अर्थ रखते हैं। सभी जो मैं बताऊँगा सबके अर्थ समान होंगे, केवल वर्ड आपको चेंज कर देना है। चौथा देखिए आपका है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा, ठीक है, तो भरोसा का आप लिख सकते हैं फैथ। फैथ का मतलब भी भरोसा होता है, ठीक है, और एक आप और लिख सकते हैं जो कि है एश्योरेंस। एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस का मतलब भी भरोसा होता है। तो ये आपका चौथा था, ठीक है। पांचवा देखिए हमारा है चैम्पियन।
चैंपियन का मतलब होता है विजेता, तो विजेता का आप विनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। विनर का मतलब भी विजेता होता है। और एक आप यहाँ पर विनर के अलावा भी एक लिख सकते हैं जो कि है विक्टर, ठीक है, विक्टर। तो इन दोनों का मतलब भी विजेता होता है। तो देखिए चैंपियन का मतलब भी विजेता, इन दोनों का मतलब भी विजेता। छठवां देखिए हमारा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, तो खुशी का आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी होता है। और जील भी लिख सकते हैं, ZEAL, जिसका मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपस में सिनोनिम्स है। सातवां देखिए हमारा है डाउट। डाउट का मतलब होता है शक या संदेह, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं सस्पेंस, सस्पेंस लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं सस्पिशियन, ठीक है, सस्पिशियन भी लिख सकते हैं। तो देखिए डाउट का मतलब होता है शक, तो सस्पेंस का मतलब भी शक होता है और सस्पिशियन का मतलब भी शक होता है, ठीक है। आठवां हमारा आता है इफर्ट। इफर्ट का मतलब होता है प्रयास, तो प्रयास का आप लिख सकते हैं ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब भी प्रयास होता है। और एक ट्राई के अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, इन दोनों का मतलब भी प्रयास होता है, ठीक है। तो इफर्ट का मतलब भी प्रयास और ट्राई और अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास होता है। अगला देखिए हमारा नौवां है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, ठीक है। और एक आप और लिख सकते हैं जो कि है रिनोन, रिनोन। इन दोनों का मतलब भी आपका होता है, फेम का मतलब भी होता है ख्याति या प्रसिद्धि, और रेपिटेशन और रिनोन का मतलब भी होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपको फेम का ये लिख सकते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए अगला हमारा है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र या विनीत, ठीक है, या विनम्र। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, हम्बल का आप लिख सकते हैं जेंटल। जेंटल का मतलब भी सज्जन या नम्र विनीत होता है। और जेंटल के अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि है मीक, मीक। इन दोनों का मतलब भी विनम्र होता है, ठीक है। तो हम्बल का आप जेंटल या मीक लिख सकते हैं। 11वां देखिए आपका है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है। तो आदत का आप रूटीन लिख सकते हैं, आपकी रूटीन क्या है, तो रूटीन भी लिख सकते हैं। और एक लिख सकते हैं आप रूटीन के अलावा भी, वो है एडिक्शन, एडिक्शन, ठीक है। तो हैबिट का मतलब होता है आदत, और रूटीन और एडिक्शन का मतलब भी आदत होता है। 12 नंबर हमारा आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो आलसी का आप लिख सकते हैं डल, और लिख सकते हैं इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। तो आइडल का मतलब होता है आलसी, और इसका आप इनएक्टिव या डल भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी आलसी होता है। अगला देखिए हमारा 13वां है लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी का आप लिख सकते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी होता है। एंड आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब भी आज़ादी, और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का मतलब भी आज़ादी होता है, ठीक है। अगला हमारा है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करना का आप लिख सकते हैं गेन, इसका सिनोनिम्स होगा गेन, ठीक है। और एक आपका होगा एक्वायर। इन दोनों का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना, और गेन और एक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना होता है, ठीक है। 15वां हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो भरोसेमंद का एक और आप लिख सकते हैं ट्रस्ट वर्थी, ट्रस्ट वर्थी, इसका मतलब भी होता है भरोसेमंद, ठीक है। और एक आप इसका और लिख सकते हैं जो कि है कैंडिड। इन दोनों का मतलब होता है भरोसेमंद। तो रिलायबल का जो सिनोनिम्स होगा वो ट्रस्ट वर्थी और कैंडिड होगा। तो देखिए अगला हमारा है 16 नंबर, जो कि है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो इसका आप दो लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं आप PIOUS, ठीक है। पीयूष का मतलब भी पवित्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सैक्रेड का पीयूष लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जेन्यून, GENUINE। इन दोनों का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो सैक्रेड का पीयूष एंड जेन्यून आप लिखेंगे सिनोनिम्स में। 17वां हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो इसका आप लिख सकते हैं फियरफुल। फियरफुल का मतलब भी डरपोक होता है, ठीक है। और इसका एक और लिख सकते हैं टिमिड का, जो कि है एफ्रेड।
एफ्रेड, इन दोनों का मतलब डरपोक होता है। ठीक है, तो टिमिड का मतलब भी डरपोक और फेयरफुल और एफ्रेड का मतलब डरपोक। 18वां हमारा है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, तो इसका आप लिख सकते हैं गोल। गोल का मतलब भी आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब भी लक्ष्य होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है, कुछ लोग कहते हैं आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है लाइफ का। ठीक है, तो ये आपके सिनोनिम्स हैं। 19 नंबर है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो इसका आप लिख सकते हैं एम्प्टी। एम्प्टी, और एक आप और लिख सकते हैं एम्प्टी के अलावा भी, जो कि है स्पेसियस। स्पेसियस, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी खाली होता है। लास्ट नंबर हमारा आता है वैनिस। वैनिस का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, तो गायब होने का आप लिख सकते हैं डिसअपियर। डिसअपियर, ठीक है, एक आप लिख सकते हैं डिजॉल्व। तो डिजॉल्व का मतलब भी गायब होना, तो वैनिस का मतलब गायब होना, डिसअपेयर एंड डिजॉल्व का मतलब भी गायब होना होता है। तो ये थे आपके टॉप 20 सिनोनिम्स, जो कि मैंने आपको बताया टॉप 20 यानी कि 20 सिनोनिम्स, जो कि आपको पढ़कर जाना है। मैंने हिंदी मीनिंग के साथ बताया है ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।